Hello, good morning students. Our today's topic is regulation of respiration. ये अपना लास्ट टॉपिक है, इसके बाद सिर्फ डिजीज वाला पोर्शन बच जाता है. तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, अगर आपसे कोई जनरली पूछता है कि हाँ भाई रेस्पिरेशन, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज ए विच टाइप ऑफ प्रोसेस, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, तो आप क्या आंसर देंगे? रेस्पिरेशन अपने आप हो रहा है ना, आप सांस ले रहे हैं, अपने आप ले रहे हैं, आप फोर्सफुली तो है नहीं. अब मैं सांस रोक लूं तो क्या होगा, अब मैं सांस ले लूं तो कर लूं. हाँ, आप रोक सकते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए? कुछ सेकंड्स के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए, और ज्यादा हो गया तो 2 मिनट के लिए. वो भी निंजा टेक्निक वाले जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना. जो क्या कहते हैं, कौन है उसमें आपका एक है ना हीरो, है ना जो निंजा, बच्चों का कार्टून आता है, ठीक है ना, वो हथौड़ी. यस, हथौड़ी सांस रोक सकता है. अब हथौड़ी सारे के सारे तो नहीं बन सकते आप लोग. ओके, तो ये आप मानकर चलें कि रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस, इनवॉलंटरी इन नेचर. तो आज हम सारा काम अपने रेड मार्कर से करेंगे. ओके बेटा, यस. आज हम ब्लैक और ब्लू मार्कर को यूज में नहीं लेंगे. आज हम सिर्फ और सिर्फ रेड मार्कर को यूज में लेते हैं और स्टडी स्टार्ट करते हैं. यस, नाउ कम टू द पॉइंट. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. So respiration is which type of process? Respiration is involuntary in nature. Involuntary in nature. तो आप respiration को voluntary नहीं कह सकते. Respiration कैसा process है? That is involuntary and controlled by किसके थ्रू कंट्रोल होता है बेटा? मेडुला ऑब्लंगेटा. कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लंगेटा. क्लियर? तो पहली चीज क्लियर होती है कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? दैट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर. कैसा प्रोसेस हो गया बेटा ये? इनवॉलेंट्री, ठीक है ना. और कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? मेडुला ऑब्लंगेटा. ओके, नाउ रेस्पिरेशन बिकम वॉलंटरी आल्सो, क्योंकि आप कुछ देर के लिए सांस रोक सकते हैं, ठीक है ना. हथौड़ी ने भी रोकी है, आप भी कुछ सेकंड के लिए कोशिश करोगे तो रोक ली, ठीक है ना. तो ये कुछ सेकंड के लिए जो आपने रोका है, इट मींस यहां पर इनवॉलंटरी एक्शन किस में चेंज हो गया है? वॉलंटरी. तो समटाइम्स इट बिकम वॉलंटरी. ओके, समटाइम्स respiration becomes कैसा हो गया बेटा? That is voluntary. Clear? Which is controlled by not medulla oblongata but by the cerebrum part of the brain. Controlled by, हमेशा ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? Controlled by सेरिब्रम. ओके, दूसरा पॉइंट आपका क्या क्लियर हुआ कि रेस्पिरेशन कभी कभी वॉलंटरी भी हो सकती है, और उसको कौन कंट्रोल करेगा? सेरिब्रम वाला पोर्शन उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा. यस, अगर इस तरह का प्रोसेस चले कि कोई भी इनवॉलंटरी एक्शन वॉलंटरी में चेंज हो जाता है, then that action is known as the reflex action. आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि सडन जो चेंज इन द बॉडी इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन. तो ये क्या है? सडन चेंज है, इसको आपने क्या कहा है? रिफ्लेक्स एक्शन. तो यहां पर हम लिखेंगे when involuntary actions changes into वॉलंटरी एक्शन. कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि आप लंबी लंबी सांस पूरे दिन तक लेते रहे, ठीक है ना. दैट इज नॉट पॉसिबल. इनटू वॉलंटरी, इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा उसको? रिफ्लेक्स एक्शन. इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. अब आप उसको किस नाम से बुलाओगे? रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से बुलाओगे. तो अब आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया कि रिफ्लेक्स एक्शन वो हुआ कि इनवॉलंटरी एक्टिविटी कभी कभी क्या हो गई? वॉलंटरी हो गई. तो रेस्पिरेशन मेनली कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा. और कभी कभी कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम वाला पोर्शन. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना.
सपोज करो ये आपका ये हमने बना दिया ब्रेन, ठीक है बेटा। ये क्या बना दिया अपन ने? ब्रेन। ये आपका ब्रेन का कौन सा वाला पोर्शन है? आगे वाला, ये सेरिब्रम, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला पोर्शन आ गया आपका मिड ब्रेन वाला, और ये लास्ट वाला पोर्शन यहाँ पर पीछे की साइड में सेरिबेलम निकला हुआ होता है। ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर आपके सिलेबस में है, उसको हम बाद में करेंगे। बस आप इतना ध्यान रखें, ये जो ऊपर वाला पोर्शन नजर आ रहा है आपको, इसको अपन क्या कहते हैं? सेरिब्रम, ओके। अब ये जो बीच में नजर आ रहा है, जो कनेक्टिविटी के लिए काम में आता है, दैट इज नोन एज द मिड ब्रेन। और आपका जो ये सेरिब्रम वाला पोर्शन है, ये किसका पोर्शन है? फोर ब्रेन, क्लियर। अब ये जो लास्ट वर्ड है, इसको आप क्या कहते हो? ब्रेन स्टेम। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ छोटा सा पार्ट इसमें क्या है? मिड ब्रेन का है, बाकी सारा का सारा पोर्शन, इस नीचे वाले पोर्शन को आपने क्या कहा है? हाइंड ब्रेन। और आपको मालूम है हाइंड ब्रेन के अंदर, जैसे ये बहुत कन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, बहुत सारे इसके अंदर कन्वर्शंस, इस तरह से कन्वर्शंस जो है क्या कहते हैं? प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही सेम क्या होता है, इसके अंदर भी क्या है? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये कौन सा ब्रेन होता है? छोटा ब्रेन कहते हैं इसको कई बार, ठीक है। जैसे अपन हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, तेरी बुद्धि वाला पोर्शन जो होता है, दैट इज नोन एज द, ये बैलेंसिंग का जो काम करता है, इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम, क्लियर। ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। अब हमारा रेस्पिरेशन जो कंट्रोल प्रोसेस है, वो कौन करता है? हाइंड ब्रेन वाला पार्ट, ठीक है। हाइंड ब्रेन के अंदर स्पेशली ये वाला जो नीचे वाला रीजन है, यहां से क्या हो जाएगा? ब्रेन के अंदर से क्या हो जाएगा? लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। तो आप ये देखिए, इसके अंदर लास्ट में इस तरह से करके क्या बन गई है? ये स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, इसको हमने क्या कहा है? हाइंड ब्रेन का, दैट इज नोन एज मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या कह रहे हैं हम इसको? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो रेस्पिरेशन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो जब हम इसके अंदर देखते हैं कि भाई इसके अंदर है क्या बेसिकली जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ क्या मिलेंगे? इस तरह से ये एक ग्रुप मिलेगा वेंट्रल रीजन में, और एक डॉर्सल रीजन में क्या मिलेगा? ये आपको एक ग्रुप मिलेगा। दो ग्रुप मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये दोनों ग्रुप क्या है? एक वेंट्रल मतलब पोर्शन का होगा आगे की साइड में, एक डॉर्सल। तो इसका नाम रख दिया अपन ने डी डॉर्सल ग्रुप, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका? आगे वाला वेंट्रल ग्रुप, ठीक है, ओके। तो एक डॉर्सल ग्रुप हो गया, एक वेंट्रल ग्रुप हो गया। अब इसके ऊपर एक और एरिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं बेटा? पॉन्स। ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा वाला पोर्शन है। इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है, ये क्या कहलाता है? पॉन्स। पॉन्स के अंदर एक एरिया प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या कहेंगे बेटा इसको? इसको हम कहेंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ओके। अब आप देखिए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर डॉर्सल ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं? डॉर्सल ग्रुप और डॉर्सल सेंटर, और दूसरा क्या हो जाएगा? वेंट्रल ग्रुप, दैट इज द वेंट्रल सेंटर। तो यहाँ पर आपके रेस्पिरेटरी सेंटर टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक आगे वाला वेंट्रल सेंटर और पीछे वाला डॉर्सल सेंटर। और इसके ऊपर की साइड में क्या प्रेजेंट है? पॉन्स का भी अपर रीजन लेंगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब सारा का सारा फंक्शन जो है स्पेशली कौन कंट्रोल कर रहा है? ये वाला मेडुला ऑब्लंगेटा वाला पोर्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखें, रेस्पिरेशन किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है? दैट इज मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है ना। ये पोर्शन जो है क्या करेगा? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा। कैसे रेस्पिरेशन होता है, किस तरह से हम इंस्पायरेशन करते हैं और किस तरह से अपन एक्सपायरेशन करते हैं, ये प्रोसेस कैसे चलता है,
कौन इसके बीच में ब्लॉकेज का काम करता है, वो सब हम देखेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स में प्रेजेंट है और वेंट्रल एंड डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर, जो वास्तव में क्या करते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वाला जो है प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा डिटेल के अंदर लेंगे। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वर्क करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड जो है इसकी क्या है बेटा। तो हम लेते हैं नेक्स्ट वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर आपने देखा क्या प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट है दो रेस्पिरेटरी ग्रुप। एक कौन सा है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और दूसरा कौन सा है, दैट इज द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। मेडुला ऑब्लंगेटा को हम किस नाम से बुलाते हैं, प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। मेडुला ऑब्लंगेटा को हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यही वो है जो रिदम प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन के अंदर, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। ये प्रोसेस वाला जो है ये कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब ये क्या है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, अभी अपने देखा था डायग्राम के अंदर, और ये है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। सो दिस इज व्हाट, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा बेटा, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्लियर। अब आप ये देखिए, सबसे पहले जो सिग्नल जो होता है रेस्पिरेशन का, वो कहां से जनरेट करता है, वो जनरेट, क्योंकि रिदम सेंटर कौन है, मेडुला ऑब्लंगेटा, तो रेस्पिरेशन के सिग्नल्स कौन देगा, जनरेट कौन करेगा, ऑब्वियसली मेडुला ऑब्लंगेटा। तो रेस्पिरेशन का फर्स्ट सिग्नल, प्राइमरी सिग्नल, ठीक है ना, प्राइमरी सिग्नल, प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग जो कर रहा है, दैट इज द प्राइमरी सिग्नल ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस थ्रू डीआरजी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप करेगा काम, प्रोड्यूस बाय डी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, जैसे इसने सेंटर दिया, ये सिग्नल देगा, सिग्नल को कौन रिसीव कर लेगा, ये इसने मेडुला ऑब्लंगेटा ने सिग्नल दिया, सिग्नल यहाँ पर देगा किस फॉर्म के अंदर देगा, इसने सिग्नल दिया, डीआरजी ने लिया, डीआरजी आगे जाके बॉडी में कैसे वर्क करेगी, ये सिग्नल जो है ट्रांसफर टू सबसे पहले आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स कौन सी है, और वो भी प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल जो सबसे ज्यादा वर्क करेगी, दैट इज द डायफ्राम, ठीक है। ट्रांसफर टू प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल। तो आपको याद होना चाहिए, प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल इज नथिंग बट द डायफ्राम। ओके, डायफ्राम ने उस मसल को अपना सिग्नल, डीआरजी ने किसको दे दिया, डायफ्राम को। डायफ्राम ने फर्दर और दूसरा सिग्नल जो है देगी, किसको देगी, नेक्स्ट सिग्नल जो है ये दे रही है, किसको दे रही है, दैट इज टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब इन दोनों को डीआरजी ने सिग्नल दिया, सिग्नल देते ही ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होगा बेटा, तो क्या होगा, इंस्पायरेशन, दैट कॉजेस द इंस्पायरेशन, ठीक है ना। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन। प्लीज इस चीज को ध्यान से सुने। सबसे पहला सिग्नल मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू किसको दिया, मेडुला ऑब्लंगेटा सिग्नल किसको देती है, डीआरजी को, डॉर्सल ग्रुप ऑफ जो है क्या कहते हैं मसल न्यूरॉन्स हैं उनको देगी। तो ये डॉर्सल ग्रुप जो सेंटर जो है रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसको जैसे ही सिग्नल मिलता है मेडुला ऑब्लंगेटा से, ये अपना सिग्नल ट्रांसफर कर देता है किसको, डायफ्राम को। डायफ्राम वो सिग्नल जो मिल गया उसने ले लिया, फिर डॉर्सल डीआरजी ने नेक्स्ट सिग्नल पहले डायफ्राम को देगी, नेक्स्ट सिग्नल वो किसको देगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये सिग्नल देते ही वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, और क्या प्रोसेस हो गया शुरू, दैट इज द इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन इज एन विच टाइप ऑफ एक्टिविटी, एक्टिव प्रोसेस। एक्सपायरेशन तो अपने आप होता है,
ठीक है, ऐसा नहीं है। इंस्पायरेशन होता जाएगा तो क्या होगा, आपके लंग्स एल्यूलाई भर जाएंगे, फटने के चांसेस हो जाएंगे। भाई कोई ना कोई तो होना चाहिए कि इसको स्टॉप करे कि आप लेते ही जाओगे या लेते ही जाओगे। तो उस सिग्नल को स्टॉप करने के लिए कौन आएगा, दूसरा सेंटर आएगा, जिसको अपन ने क्या कहा था, नीमोटैक्सिक सेंटर। याद आया आपको, नीमोटैक्सिक सेंटर। नीमोटैक्सिक सेंटर कहां था बेटा, पॉन्स वाले एरिया के अंदर। प्लीज रिमेंबर, नीमोटैक्सिक सेंटर जो है वो किसमें है, पॉन्स में। और ये किस चीज का सिग्नल देता है, ये सिग्नल देता है इनहिबिशन का, रुको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इंस्पायरेशन होता जाएगा, बीच में ब्लॉकेज का काम करेगा, ब्लॉक करेगा इंस्पायरेशन को। तो ये अपने सिग्नल देगा और सिग्नल जाके देते ही क्या हो जाएगा वहां पर, रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज। तो रेस्पिरेशन यानी कि इंस्पायरेशन को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, किसको ब्लॉक करना है, इसको ब्लॉक इंस्पायरेशन। अगर ये प्रोसेस चलता रहा लगातार, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, उसकी फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो आप तो एयर लेते ही चले जाओगे, धरती पर हवा कम पड़ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए इस समय तुरंत क्या होता है, जैसे आप इंस्पायरेशन करते हो, 2 सेकंड का इंस्पायरेशन होता है अगर आपको मालूम हो, ठीक है ना। तो 2 सेकंड बाद ये आ जाएगा लिमिटिंग सेंटर, दैट इज द इनहिबिटरी सेंटर। कौन सा वाला, नीमोटैक्सिक सेंटर। इसलिए नीमोटैक्सिक सेंटर को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, लिमिटिंग सेंटर। एक और इसका नाम है दैट इज इनहिबिटरी सेंटर। जो भी रोकने का काम करे वो सारे के सारे सेंटर क्या कहला रहे हैं, नीमोटैक्सिक। लिमिटिंग मतलब उसको रोक देना, इनहिबिटरी मतलब उसको ब्लॉक करना। अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, इंस्पायरेशन को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे ही सिग्नल आया, इंस्पायरेशन हुआ, इंस्पायरेशन को ब्लॉक 2 सेकंड का ये होगा। 2 सेकंड के बाद में यहाँ से सिग्नल आएगा नीमोटैक्सिक से, पॉन्स वाले एरिया से, और पॉन्स वाला एरिया आके इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना। अब इंस्पायरेशन रुक गया, अब क्या हो रहा है बेटा, दैट इज द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये क्या काम करता है, ये काम करता है एक्सपायरेशन का। कब, जब ये एक्शन कैसा होता है, फोर्सफुल। फोर्सफुल मीन्स वॉलेंट्री, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है। जब अपने आप ब्लॉक हो गया तो ये तो पैसिव प्रोसेस है एक्सपायरेशन, तो वो अपने आप नॉर्मल में तो अपने आप हो जाएगा 3 सेकंड का एक्सपायरेशन, ठीक है ना। तो एक्सपायरेशन के लिए आपको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही इंस्पायरेशन करा, नीमोटैक्सिक एक्शन वर्क में आ गया और उसने 2 सेकंड बाद में इसको रोक दिया, रुक गया, काम हो गया। अब अपने आप क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सपायरेशन। लेकिन अगर आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हो, अगर आपने फोर्सफुली एक्सपायरेशन करा, ठीक है ना, तो आप इसके अंदर आपका कौन सा पार्ट काम में आ रहा है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्लियर। इंस्पायरेटरी सेंटर ये है। अब यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ कब इसको यूज में ले रहे हो, नॉर्मल एक्सपायरेशन में इसको आप यूज में नहीं लेते। एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। लेकिन अगर वो एक्सपायरेशन कैसा हो, फोर्सफुल हो, तो हम क्या करते हैं, VRG को यूज में लेते हैं। क्लियर। तो इंस्पायरेटरी सेंटर कौन है, दैट इज DRG, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। एक्सपायरेटरी सेंटर ओनली अंडर वॉलेंट्री कंडीशन इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ओके। अब आ जाता है आपका नीमोटैक्सिक सेंटर, जो कि क्या है, इनहिबिटरी सेंटर, और वो अपने आप क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा आफ्टर 2 सेकंड। जैसे आप इंस्पायरेशन करते हो 2 सेकंड के अंदर ही आ जाएगा और उसको क्या कर देगा, ब्लॉक। तो ये दोनों लगातार कंटिन्यूएशन के अंदर क्या करते रहते हैं, वर्क। ये कभी कभी मेहमान की तरह जो है काम कर जाता है, अदरवाइज ये सोने में ज्यादा लगा रहता है। ओके बेटा, तो ये आपका क्लियर होता है। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले अपन ले लेते हैं तो ज्यादा इजीली होगा कि अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर के सिग्नल बहुत स्ट्रांग है तो क्या होगा, अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर के सिग्नल बहुत वीक है तो क्या होगा, ठीक है ना। इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। इसको तो अपन करते हैं कंप्लीट एंड कम टू द दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, यस, नेक्स्ट इज द नीमोटैक्सिक सेंटर। तो प्लीज रिमेंबर, नीमोटैक्सिक सेंटर क्या है, एक स्विच ऑफ सिग्नल है।
इंस्पायरेशन लगातार हो रहा है, उसको स्विच ऑफ करने के लिए क्या हो गया, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। दूसरा आप इसको कह सकते हैं कि आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो क्या है, डीआरजी के सिग्नल को क्या कर देता है, ब्लॉक डीआरजी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप सिग्नल एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ऐसा नहीं कि कभी भी रोक दे, एक पर्टिकुलर टाइम से ही रोकता है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर पर बेसिकली बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं, उसमें एक जो है आपका न्यूमेरिकल, व्हाट विल हैपन इफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रोवाइड, कैसे सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, एक अपन लेंगे एग्जांपल वीक का और दूसरा अपन लेंगे स्ट्रॉन्ग का। सेंट्रल प्रोवाइड फर्स्ट कौन सा वाला सिग्नल, दैट इज स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है वो दे रहा है। कौन दे रहा है बेटा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। दूसरा हम क्या लेंगे, अगर वो वीक सिग्नल देगा, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको अपन कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले अपन न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास चलते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर भाई साहब क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, किसको ब्लॉक करते हैं, डीआरजी को ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए आपकी रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी की, रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी, तो रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी कितनी है अपनी, दैट इज 12 पर मिनट। कितनी बार आप रेस्पायर करते हो, 12 बार आप क्या करोगे, रेस्पायर करोगे 1 मिनट के अंदर। तो आप ये मानिए आप 1 मिनट में 1 मिनट में कितनी बार रेस्पायर कर रहे हो, 12 बार। 12 बार कितने आ रहे हैं आपके, 60 सेकंड्स के अंदर। तो आप जो है 12 बार से करते हैं, तो एक जो आपने ब्रीथिंग ली है, 1 ब्रीथिंग, वो कितने की हो जाएगी, इक्वल्स टू 5 सेकेंड, 12 5 60, तो 5 सेकेंड की आप क्या करते हो, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों करते हो, ठीक है। अब इस 5 सेकेंड के अंदर अगर आपको मालूम होगा तो 2 सेकेंड क्या चलता है, इंस्पायरेशन, और 3 सेकेंड क्या चलता है, एक्सपायरेशन। क्लियर है ये बात। अब सपोज करो हम एक इस तरह से एक स्केल बना लेते हैं, जस्ट फॉर इजीनेस, ठीक है ना। आपने ये स्केल बनाई और इस स्केल को अपन शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, लो भाई 30। अब सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहला सिग्नल आया कहां से आया, डीआरजी से आया। 2 सेकंड के बाद में ये आपका रेस्पिरेशन है, 1 2, ये सिग्नल यहां पर आएगा, कौन सा वाला सिग्नल, दैट इज द डीआरजी सिग्नल आया, और इंस्पायरेशन का जो है क्या हो गया, सॉरी इसको यहां से ऐसे नहीं करेंगे, इसको मैं इधर कर देती हूँ, इसको देखो आप, ये ऐसे ले लो आप इसको, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। तो सबसे पहला सिग्नल आएगा, वो कौन सा आएगा बेटा, किसका आएगा, दैट इज द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का सिग्नल आएगा, यहां पर आया डीआरजी ने सिग्नल दिया, आपने इंस्पायरेशन करा, 2 सेकंड के लिए आप इंस्पायरेशन कर रहे थे, फिर भाई साहब न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने क्या कर दिया, ब्लॉक करने के लिए डीआरजी को। तो 2 सेकंड के बाद में यहाँ पर एक और सिग्नल आएगा, और वो किसका सिग्नल आया, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का, ठीक है ना। कितनी देर के लिए चला, 1 2 3 पर वापस किसका सिग्नल आ गया बेटा, डीआरजी का,
देखो आपकी बॉडी किस तरह से रेगुलेट कर रही है सारी चीजों को, बिल्कुल परफेक्टली अपना वर्कआउट कर रही है, ठीक है ना। इतना ही परफेक्शन आपको भी चाहिए। अब आप देखिए ये डीआरजी यहाँ पर आया, इसने क्या कर दिया, सिग्नल वापस ले लिया 1-2 सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद में नीमोटैक्सिक सेंटर आएगा और वो क्या कर देगा, इसको ब्लॉक, प्रोसेस चला। फिर वही 1-2-3 और ये इसके बाद में क्या हो जाएगा, डीआरजी का सिग्नल आएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली जब आप देखते हो तो डीआरजी और डीआरजी के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। नीमोटैक्सिक और नीमोटैक्सिक के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 5 का। तो यहाँ पर 5 सेकेंड का डिफरेंस है, ध्यान रखें। अब आप देखिए इसको, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि एक डीआरजी और दूसरे डीआरजी के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 सेकेंड का। ये तो हम कह रहे हैं हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। अब देखो आप न्यूमोटैक्सिक सेंटर का और न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बीच में कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये भी क्या आ रहा है, 5 और 5 के बीच में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने, दैट इज 5 सेकेंड, ठीक है। एक चीज क्लियर होती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रह रही है 5 सेकेंड। यहाँ पर 5 सेकेंड कैसे बना वो आपको पता चल गया डीआरजी न्यूमोटैक्सिक सेंटर के। अब ये कह रहा है कि सिग्नल स्ट्रॉन्ग कर दिए, स्ट्रॉन्ग सिग्नल कर दिए, यानी कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 12/60, तो ये क्या कहते हैं, ये आपका 12 जो है ब्रीथिंग पर मिनट। तो अब इस 12 ब्रीथिंग को आप स्ट्रॉन्ग सिग्नल दोगे तो कितनी हो गई है, ठीक है ना। सपोज करो हम इसको मान लेते हैं 10, ठीक है ना। अब ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिए इसने, हमने इसकी स्ट्रॉन्ग सिग्नल को कितना मान लिया, कम होगी, तो 10 पर मिनट, ठीक है ना। तो 10 पर मिनट तो क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगी तो जल्दी होगा कि लेट होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली जल्दी होगा, तो इसमें आप 10 ना मान के जल्दी कर रहे हो आप, तो इसको अपन कितना मान लेंगे, दैट इज 50, ठीक है ना। और तेज रेस्पिरेशन कर दिया आपने, 50 पर मिनट आपने क्या करा, रेस्पिरेशन। अब इस 15 आपने पर मिनट रेस्पिरेशन करा है, यानी कि 15 पर 60 सेकेंड्स, ठीक है ना। अब 15 पर 60 सेकेंड्स होते हैं, तो आपका एक ब्रीथ जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 ब्रीथ इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, 15 4 जा 60, तो 4 के बराबर हो जाएगी, 4 सेकेंड्स की। यहाँ पर आपकी क्या थी, 5 सेकेंड की, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग सिग्नल आए हैं। स्ट्रॉन्ग सिग्नल मतलब जल्दी जल्दी, न्यूमोटैक्सिक अपना काम बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, वो 5 की जगह 4 पे करना लग गया, क्योंकि रेस्पिरेशन रेट क्या हो गई, इंक्रीज। अब जल्दी जल्दी जो सिग्नल आए तो एक ब्रीथ कितने की होगी, 4 सेकेंड। अब इस 4 सेकेंड को मैं फर्दर डिवाइड करती हूँ किसके अंदर, 5 के अंदर, ठीक है ना। इस 4 को मैं 5 में डिवाइड करूंगी, ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, दैट इज 0.8 सेकेंड की एक ब्रीथ हुई, इसके अंदर क्या हो जाएगा, 0.8 सेकेंड जो है वो आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका, दैट इज 1.6 और 2.4। तो 1.6 का हो जाएगा आपका इंस्पायरेशन और 2.4 का हो गया आपका एक्सपायरेशन। क्लियर, क्योंकि आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा क्या कहते हैं, ऑब्वियसली कितना आ जाएगा आपका, इसका 4 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा आपका, 1.6 इंस्पायरेशन एंड 2.4 एक्सपायरेशन। अब आप देखिए इंस्पायरेशन जो है कितना होना चाहिए था, 2 सेकेंड का, वो डिक्रीज हो गया, और ये कितना हो गया, 2.4 सेकेंड का क्या हो गया, डिक्रीज। जब इंस्पायरेशन डिक्रीज होगा तो आपके लंग्स पूरी गहरी सांस नहीं ले पाएंगे, हाँ, लेकिन रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो गई, इंक्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट इसमें से सामने आएगा स्ट्रॉन्ग में, रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज। रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई है। लेकिन 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 अब जब आप जल्दी जल्दी ब्रीथ करोगे तो आपके लंग्स में, एल्यूलाई में पूरी की तरह एयर जो है फिल नहीं हो पाएगी, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही भरेगी और फिर वापस निकल जाएगी, फिर ऊपर से भरेगी फिर निकल जाएगी। एक जो कहते हैं ना डीप पूरा फिल हो जाए, वो वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा, शैलो ब्रीथिंग होगी, ठीक है ना। यानी कि एयर जो है वो फिल तो होगी बट वो शैलो होगी, मतलब पूरा उसको डीपली वो है उसको नहीं भर पा रहा है, क्योंकि रेट आपने क्या कर दी है, इंक्रीज। तो आप कहोगे शैलो, that is shallow filling of alveoli, ठीक है ना। तो shallow filling of alveoli, क्लियर।
तो हमेशा ध्यान रखें जब सिग्नल स्ट्रांग होंगे ऑब्वियसली रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होगी और वो क्या होगी, शैलो। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि अगर वीक सिग्नल आ रहे हैं, वीक सिग्नल मतलब आराम से रुक कर आराम से आ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गया 10 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितने सिग्नल आए, दैट इज 10। जब 10 सिग्नल आएंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको 10 डिवाइडेड बाय 60, तो 1 ब्रीथ कितने की हो जाएगी बेटा, 1 ब्रीथ इक्वल्स टू 5 10 जा, ये हो जाएगा 60 में डिवाइड करना है 10 को, तो ये 10 से आपने इसको करा तो क्या हो जाएगा 10 6 जा 60, ठीक है ना, 10 6 जा 60, तो 6 हो गया इसका 6 सेकंड का। तो भाई जो चीज जहां पर 5 सेकंड की होनी चाहिए थी अब कितने की हो गई है, 6 सेकंड की। तो 6 सेकंड क्या हो गया है, ऑब्वियसली बढ़ गया है। बढ़ गया तो आप डीप ब्रीथिंग करोगे, आराम से डीप एक्सपायरेशन करोगे आराम से। तो ये चीज आप आराम से कर रहे हो, इट मीन्स अब ब्रीथिंग रेट तो क्या हो गई, स्लो। सबसे पहली बात यहां पर इसके अंदर वीक सिग्नल के अंदर ब्रीथिंग रेट क्या हो गई है बेटा, ब्रीथिंग रेट स्लो, ठीक है ना। दूसरा ये ब्रीथिंग कैसी होगी, डीप ब्रीथिंग होगी। कैसी ब्रीथिंग होगी ये, दैट इज डीप, स्लो हो जाएगी। दूसरा ध्यान रखना ये कैसी ब्रीथिंग है, डीप ब्रीथिंग। तो अब कोई भी क्वेश्चन आता है कि भाई स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा, ब्रीथिंग कैसी होगी, दैट इज रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज फास्ट। अगर वीक सिग्नल होगा तो रेट ऑफ ब्रीथिंग कैसी होगी, स्लो। अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो कैसी ब्रीथिंग होगी, शैलो, शैलो फीलिंग होगी। लेकिन अगर वीक सिग्नल है तो कैसी होगी फीलिंग, दैट इज द डीप ब्रीथिंग, ठीक है ना। आप गहरी सांस लेंगे और फीलिंग भी शैलो नहीं रहेगी, फीलिंग भी क्या रहेगी, कंप्लीट रहेगी, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली पूछे जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जब स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होती है, और जब यही वीक सिग्नल देता है तो ब्रीथिंग रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब अपना रह जाता है दूसरा वाला नेक्स्ट, दैट इज द कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स आपकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, वो वाले पॉइंट को। नेक्स्ट इज द कीमोरिसेप्टर्स, तो सबसे लास्ट में लेते हैं अपन कीमो रिसेप्टर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कीमो रिसेप्टर्स यानी कि आपकी बॉडी में न्यूरल सिस्टम जो है उसके थ्रू तो रेगुलेशन चल ही रहा है। दूसरा जो है केमिकल प्रोसेस के थ्रू भी जो है हम क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, किसका, रेस्पिरेशन का। तो केमिकल सिग्नल्स किसके थ्रू मिलते हैं हमें, कीमो रिसेप्टर्स। ये कीमो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है उसको अपन याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये कीमो रिसेप्टर्स बेसिकली कहाँ होते हैं, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, दे आर प्रेजेंट इन द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। और वो कौन कौन से कीमो रिसेप्टर सिग्नल्स होंगे, इंक्रीज इन किसकी कंसंट्रेशन के अंदर, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये सिग्नल्स तुरंत मैसेज करेंगे किसको, मेडुला को। अगर इंक्रीज इन कौन सा वाला, कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, तो क्या करेंगे, मैसेज किसको करेंगे, ये ऑब्वियसली किसके पास करेंगे, आपके मेडुला ऑब्लंगेटा को, ठीक है ना। तो यहां से ये सिग्नल रिसीव करेंगे कीमो रिसेप्टर्स, ये दोनों तरह के सिग्नल। इसके अलावा ऑक्सीजन कितनी है कितनी नहीं है इसका कोई भी सिग्नल जो है प्रेफरेंस नहीं है। सिग्नल सिर्फ दो ही तरीके के उसमें से रेस्पॉन्स आ रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। इसके अलावा अगर इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर होता है, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, तभी भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, हाई। अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर के अलावा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है, तभी भी क्या होगा, सिग्नल्स ट्रांसफर हो जाते हैं किसके थ्रू, कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स वो पॉइंट है जो आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली कीमो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट कीमो रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लंगेटा।
मेडुला ऑब्लिंगेटा रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट है? कीमो रिसेप्टर्स। दूसरा जो है ये कहां प्रेजेंट होंगे? कैरोटिड बॉडी ऑन हार्ट, एरोटिक आर्च, कैरोटिड बॉडी, ठीक है ना, ये अभी आपको बताएंगे कि कैरोटिड बॉडीज कहां है। और तीसरा एरोटिक आर्क। अब आप देखिए, सबसे पहला अपन कर रहे हैं दैट इज द मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा ब्रेन का जो पार्ट है, अभी आपने देखा था ये वाला पार्ट, इस तरह से अपन ने करा था, ठीक है ना। यहाँ पर पीछे की साइड में ये था, ये फोर ब्रेन वाला पोर्शन था, ठीक है ना, ये इस तरह से ये आपने करा था, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो मेडुला ऑब्लिंगेटा वाला रीजन जो है, ये वाला नीचे वाला, इसके पास में क्या प्रेजेंट है? कीमो रिसेप्टर्स। ये मेडुला वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स और यहाँ पर वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो डीआरजी के पास में क्या प्रेजेंट होगा? ये आपका वीआरजी, और ये क्या है? दैट इज द कीमो रिसेप्टर। ये तुरंत क्या करेंगे? मैसेज लेंगे, और मैसेज जो है लेने के बाद स्टिमुलेट कर देंगे किसको? डीआरजी। और डीआरजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन को इंक्रीज करता है या डिक्रीज। दिस इफेक्ट रेट ऑफ इंस्पायरेशन। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि फर्स्ट जो कीमो रिसेप्टर है वो कौन सा वाला है? मेडुला ऑब्लिंगेटा वाला। सेकंड जो रिसेप्टर है दैट इज द कैरोटिड बॉडी, अभी अपन लेते हैं इसको, और एरोटिक आर्च को भी अपन लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कीमो रिसेप्टर मेडुला वाले कहां प्रेजेंट है? दीज आर नोन एज व्हाट? मेडुला कीमो रिसेप्टर्स। इसको आप क्या कहोगे? मेडुला कीमो रिसेप्टर्स। अब हम बात करते हैं किसकी? एरोटिक आर्च की। तो एरोटिक आर्च आपको मालूम होगा, सपोज करो ये आपका हार्ट है, ठीक है ना, ये हार्ट है। इस हार्ट से क्या निकला? ये आर्च जा रहा है, ये कौन सा आर्क है बेटा? ये आपका डोर्सल एरोटा का आर्क है, ठीक है ना। ये यहां से ये असेंडिंग हो रहा है, यहां से ये डिसेंडिंग हो रहा है। इसी को अपन क्या कहते हैं? डोर्सल एरोटा। तो डोर्सल एरोटा के कौन से वाले पोर्शन के अंदर जो है स्पेशली ये जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एरोटिक आर्च के? यहाँ पर, जहां पर असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला कौन सा होगा? डिसेंडिंग, ये ऊपर की ओर जा रहा है असेंडिंग। तो यहाँ पर जब दोनों मिलते हैं, इस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? दैट इज द एरोटिक आर्च कीमो रिसेप्टर। दिस इज व्हाट? एरोटिक आर्क। ओके, अब आप देखिए यहां से फर्दर जो है क्या निकलती है? वेसल्स निकलती हैं आर्टरीज, और आर्टरीज जो है वो क्या होंगी? बाइफरकेट हो जाएंगी, और बाइफरकेट होके कहां चले जाती हैं? ब्रेन में। तो ब्रेन को जो सप्लाई करती है, किसको सप्लाई कर रही है? ये ब्रेन को। तो जो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं उन आर्टरीज को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द कैरोटिड आर्टरी। इसको आपने क्या कहा है? कैरोटिड आर्टरी। और इस कैरोटिड आर्टरी का जो बाइफर्केशन हो रहा है, ये वाला और ये वाला, यहां पर भी क्या प्रेजेंट होती है? दैट इज कैरोटिड, ये जो आपको नजर आ रहा है, दीज आर नोन एज द कैरोटिड बॉडीज। और ये कैरोटिड बॉडीज क्या करती हैं? कीमो रिसेप्शन का काम करती हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कैरोटिड बॉडी, एरोटिक आर्च के पास में जो स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट होती है कीमो रिसेप्टर, मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, इन सब का मेन फंक्शन वेदर इट इज कैरोटिड और वेदर इट इज एरोटिक, इन सब का मेन फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट करना। किसको स्टिमुलेट करना? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को स्टिमुलेट करना, जिससे रेट ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर ये इंस्पायरेशन को क्या करेगी? इफेक्ट, या तो ये इंक्रीज कर देगी या डिक्रीज कर देगी अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अकॉर्डिंग टू द CO2 कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, और अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर रेट ऑफ क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन इंक्रीज हुआ है, सबके अंदर क्या हो रहा है? इंक्रीज।
सिर्फ आपको ध्यान ये देना है ये किसकी बात कर रहा है। हमेशा रिसेप्टर आर्टेरियल ब्लड के अंदर होते हैं, ध्यान रखें। आप वीनस की ब्लड की बात नहीं करेंगे। वीनस ब्लड मतलब उसमें CO2 ज्यादा होता है। जैसे ही क्वेश्चन में CO2 आता है आपके दिमाग में वीनस ब्लड घूमने लग जाता है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से क्या जा रहा है, डॉर्सल एरोटा। डॉर्सल एरोटा कहां से जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। कैसा ब्लड लेके जा रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये क्या है, आर्टेरियल सिस्टम। ब्रेन के पास सबसे पहले क्या पहुंचता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये क्या है, आर्टेरियल सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होगा क्या करेगा, आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू जो है सबसे पहले CSF के पास क्या पहुंचेगी, ऑक्सीजन। तो ये कीमो रिसेप्टर्स हैं, इनके अंदर आर्टेरियल ब्लड की सप्लाई है। तो आप आर्टेरियल ब्लड ध्यान से क्वेश्चन के अंदर देखें और उसके बाद में क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ओके, आई होप सो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोशिश यही है आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और अगर फिर भी कोई डाउट आते हैं प्लीज आस्क ऑन द टेलीग्राम ग्रुप और ऑन कमेंट बॉक्स। ओके बेटा, थैंक यू।